हेलो दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक बल गतिकी का नेक्स्ट पार्ट। आप इसे कह सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसी को कहते हैं फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला है अभिकारकों का सांद्रण। सबसे पहला क्या है? अभिकारकों का सांद्रण। इसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, प्रारंभ में उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? अभिकारकों का सांद्रण पर। क्योंकि प्रारंभ में क्या होती है, प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण अधिक होती है। धीरे जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है, अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है, और सांद्रण घटने से अभिक्रिया का वेग क्या होती है? घट जाता है। वही दोस्तों यहां लिखा हुआ है अभिकारकों का सांद्रण, अर्थात अभिकारकों का सांद्रण या दाब जितना अधिक होता है, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगी? अधिक होगी। यदि अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रण, इनिशियल सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण अधिक है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगी? अधिक होगी। जितना अधिक सांद्रण होगा, वेग उतना ही अधिक होगा। जैसे दोस्तों हम एक रिएक्शन लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो स्मॉल सी कैपिटल सी। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यदि इसका रेट देखिएगा दोस्तों, सी के बनने का वेग, सी किस वेग से बनता है, सी का रेट क्या है? तो रेट है दोस्तों समानुपाती होता है एक का सांद्रण अल्फा इंटू बी का सांद्रण बी। वही देखिए दोस्तों यहां लिखा हुआ है बी के बनने का वेग, सांद्रण ए का, सांद्रण ए का ऊपर स्मॉल इंटू सांद्रण बी का ऊपर स्मॉल बी। ये बी का क्या है? बनने का वेग। जब दोस्तों इसी को हम हटाते हैं, यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ये क्या है? वेग स्थिरांक है। इसी को आप बोल सकते हैं दोस्तों सी के
बनने का वेग क्या है, के ए साधारण ए पावर स्मॉल ए बी पावर स्मॉल बी। दोस्तों यहां पे के क्या है, के है वेग स्थिरांक। के क्या है, वेग स्थिरांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा देखिए क्या है, टेम्परेचर तापमान। दूसरा क्या है, तापमान। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग भी प्रभावित होता है। आप कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग पर ताप का अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि अभिक्रिया तापमान कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा दोस्तों, कम होगा। यदि तापमान ज्यादा है तो निश्चित तौर पे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। वही लिखा हुआ, अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया दोस्तों, ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। अर्थात तापमान अधिक होने से, अर्थात तापमान अधिक होने से अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। जैसे हम बोल सकते हैं अम्लीय विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल, कि कोई विलयन है उसमें एक अम्ल लिया गया है जिसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, H2C2O4। ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। H2C2O4 ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। इस ऑक्जेलिक अम्ल और KMnO4 अर्थात पोटासियम पर मैग्नेट के बीच अभिक्रिया साधारण ताप पर धीरे धीरे होती है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रिएक्शन करेगा K2C2O4 KMnO4 के साथ धीरे धीरे होता है, किंतु विलयन को गर्म कर देने पर, जब विलयन को हम गर्म कर देते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों रिएक्शन करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल वेग से भी क्रिया करेगा, कम टेम्परेचर पर नॉर्मल वेग से अभिक्रिया करेगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों के विलयन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, अभिक्रिया का वेग जो होता है एकाएक बढ़ने लगता है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन का यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका वेग क्या होगा दोस्तों, हमेशा बढ़ेगा। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट में, ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है या 2.5 गुना या 3 गुना हो जाता है। क्या देखा गया है, ऐसा देखा गया दोस्तों, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। इसे ताप गुणक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ताप गुणक भी कहते हैं। यह 10 डिग्री टेम्परेचर अंतर वाले दो तापों पर
वेग स्थिरांक का अनुपात निम्न होता है। वेग स्थिरांक का अनुपात देखिए क्या होता है दोस्तों, ताप गुणांक पूरा होता है T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक डिवाइड बाय T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों T + 10 डिग्री सेल्सियस पर K का मान डिवाइड बाय T डिग्री सेल्सियस पर K का मान। ये क्या होगा वही हमको क्या करना है, जानना है दोस्तों। क्या क्या लिए हम, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर और T डिग्री सेल्सियस पर K का मान क्या होगा, वही हमको क्या करना है, निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या देखिए, तो हम लोग ओवरव्यू क्या समझे, हम लोग ओवरव्यू समझे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया का वेग क्या होती है, बढ़ जाती है। कितना गुना, 2 गुना हो सकता है, 2.5 गुना हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। अभिकारकों की भौतिक अवस्था मतलब क्या, यदि रासायनिक अभिक्रिया आप करने जा रहे हैं दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है। उस अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है क्या, अभिक्रिया का वेग। वही लिखा, अभिकारकों की भौतिक अवस्था का विशेष प्रभाव विषमांग अभिक्रियाओं पर पड़ता है। मीन्स क्या, प्रभाव मेनली पड़ता किस पर, हेट्रोजीनियस रिएक्शन पर पड़ता है। जो अभिकारकों का भौतिक अवस्था है विशेष रूप से उन रिएक्शन पर पड़ता है दोस्तों जो रिएक्शन हेट्रोजीनियस होता है, जो हेट्रोजीनियस होता है। इनमें अभिक्रिया अभिकारकों की सतह पर होता है, मतलब इनमें जो अभिक्रिया होती है अभिकारकों की सतह पर होती है। इसका मतलब क्या है, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा दोस्तों, अधिक हो जाएगा। तो अभिक्रिया में अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल अधिक कब होगा, जब अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होगा। जब अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा दोस्तों, विखंडित होगा, तब जाके अभिकारक का क्षेत्रफल अधिक होगा और क्षेत्रफल अधिक होने से अभिक्रिया का जो वेग होगा दोस्तों वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठोस अभिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने पर उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाए। कहानी मिस क्या, यदि आप अभिक्रिया कराने जा रहे हैं दोस्तों दो पदार्थों के बीच में और वो दो पदार्थ का आकार क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, आकार क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो निश्चित तौर पर जो अभिक्रिया का वेग होगा दोस्तों वो अभिक्रिया का वेग कम होगा। क्यों, क्योंकि अभिकारक जो है बड़े बड़े टुकड़ों में है, अब बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाने से सरफेस एरिया जो होता है, सतह का क्षेत्रफल जो होता है कम हो जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक के सांद्रण को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से
अभिकारक का सतह का क्षेत्रफल क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही सतह का क्षेत्रफल बढ़ा, उससे अभिक्रिया का वेग दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे आप दोस्तों एग्जांपल लिए हैं, लकड़ी का एक कुंदे के जलने का वेग, मतलब क्या, लकड़ी का कोई एक बड़ा सा टुकड़ा लेते हैं जो बहुत ही मोटा है। अब यदि इसको जलाते हैं, उसके जलने का वेग जो होगा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के जलने के वेग से काफी कम हो। जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं, आप अपने गांव में जब जलावन जलाते हैं चूल्ही में, तो क्या देखते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी का हम लोग उसमें लगाते हैं, छोटा सा टुकड़ा हम लोग लगाते हैं उसमें है। लेकिन यदि आप मोटा सा टुकड़ा लगा दीजिएगा, सवाल है क्या वो जलेगा? निश्चित तौर पे वह अच्छे से प्रॉपरली रूप से नहीं जलेगा दोस्तों। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उस लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब हम क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और वो आसानी से वो क्या है, ब्रेक कर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, आसानी से वो क्या है, जलेगा। और जलने का वेग ही दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है। वही दोस्तों लिखा हुआ देखिए, लकड़ी के एक बड़े कुंदे के जलने का वेग लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के जलने के वेग से काफी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखिए क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टर, अभिकारकों की प्रकृति। क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टर, अभिकारकों की प्रकृति। अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की प्रकृति पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम धातु साधारण ताप पर ही जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसको बोलते हैं सोडियम मेटल। सोडियम धातु नॉर्मल टेम्परेचर पर जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम धातु उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करती है। यदि मैग्नीशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो ये अभिक्रिया नहीं होती है दोस्तों, लेकिन सोडियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो आप कह सकते हैं अभिकारकों की प्रकृति पर भी वेग क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे दोस्तों कह सकते हैं अम्लीय विलयन में KMnO4 को, मतलब अम्लीय विलयन लेना है, विलयन क्या लेना है दोस्तों, एसिडिक लेना है। विलयन क्या लेना है, एसिडिक लेना है। उस विलयन एसिडिक में KMnO4 की FeSO4 के साथ अभिक्रिया तेजी से होती है। क्या होती है, अभिक्रिया तेजी से होती है, जबकि अम्लीय विलयन में KMnO4 की अभिक्रिया औद्योगिक अम्ल के साथ धीरे धीरे होती है। अर्थात आप कह सकते हैं अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हैं आपको पता होगा दोस्तों। कैटलिस्ट जो है एक ऐसा पदार्थ होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कैटलिस्ट क्या हो गया,
कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। वही लिखा, उत्प्रेरक क्या है? एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है या तो कम हो जाता है। जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं, यदि आपको किसी भी दूसरे से परेशानी हो रही है, यदि आपको किसी दूसरे से अच्छा पटरी नहीं बैठ रहा है, तो तीसरा आता है, आपको भी क्या करता है? चढ़ा देता है, और आपके अपोजिट को भी क्या करता है? चढ़ा देता है। तो जो लड़ाई होना चाहिए आप उनके बीच में एक साल में, वो लड़ाई तुरंत देखिए हो जाता है। तो कह सकते हैं तीसरा पर्सन जो आप दोनों को चढ़ा दिया है दोस्तों, वो तीसरा पर्सन जो है कैटलिस्ट की तरह काम किया, उसका व्यवहार जो है कैटलिस्ट की तरह है। वही लिखा, कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया का जो वेग होता है या तो अधिक हो जाता है या तो कम हो जाता है। वही लिखा है, शुद्ध और शुष्क H2 और O2 परस्पर वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करता है। सिंपल सी बात है, H2 जो है और O2 ये दोनों आपस में वर्षों वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करती है, किंतु ये दोनों के मिश्रण में आप प्लेटिनम थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा प्लेटिनम डाल दीजिए, तो आप देखिएगा ये तुरंत रिएक्शन करके दोस्तों H2O बन जाता है। कहने का अर्थ ये है कि H2O2 आपस में रिएक्शन तब तक नहीं करता है जब तक बीच में Pt नहीं आता है। तो दोस्तों यहां पर Pt क्या है? Pt जो है एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया, खुद रिएक्शन में तो भाग नहीं लिया, लेकिन रिएक्शन के वेग को क्या क्या बढ़ा दिया। तो वही दोस्तों लिखा हुआ, प्लेटिनम यहां उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। वही दोस्तों है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला देने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसमें थोड़ा सा क्या करना है? ग्लिसरॉल मिला देना है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन हो जाता है, ये H2O प्लस O2 बन जाता है। H2O2 में थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला दीजिए आप, ग्रीस मिला दीजिए आप, तुरंत विघटन हो जाएगा जल में और ऑक्सीजन गैस में हो जाएगा। तो अर्थात यहां पर ग्लिसरॉल जो है एक विघटन के रूप में क्या किया? एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया। तो आप कह सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और उनकी क्रियाविधि ही बदल जाती है। सवाल यह है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और उनकी क्रियाविधि ही बदल जाती है। अब सवाल दोस्तों ये है, सक्रियण ऊर्जा कहते किसको है? सवाल क्या है, सक्रियण ऊर्जा कहते किसको? और सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार से ये घटा देता है? क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और क्रियाविधि क्या होती है? बदल जाती है। और कैटलिस्ट भी ध्यान रखिए दोस्तों, दो प्रकार का होता है, एक होता है धन कैटलिस्ट, एक होता है ऋण कैटलिस्ट। धन कैटलिस्ट क्या करता है दोस्तों? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, या इसको आप कह सकते हैं धन कैटलिस्ट जो है, धन उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होती है? बढ़ जाती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों
कि कैटलिस्ट कितना प्रकार का होता है, तो कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है, जो सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जो सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। और रीन कैटलिस्ट क्या है, जो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। दोस्तों हम लोग देखिए क्या है, ये डायग्राम था, देखिए क्या है, देखिए यही पॉइंट क्या है, देखिए सक्रियण ऊर्जा है दोस्तों। दोस्तों आज मेरे सेशन को यहां समाप्त करते हैं। आज हम लोग मेनली क्या पढ़े, वेग में या वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़े अभिकारक की सांद्रण पढ़े, ताप पढ़े, क्या पढ़े, अभिकारक सांद्रण पढ़े, ताप पढ़े। इसके अलावा कैटलिस्ट के बारे में जाने, और ये सब पॉइंट पढ़े, जिसमें एक कैटलिस्ट जानने के क्रम में एक सक्रियण ऊर्जा आया था। इस सक्रियण ऊर्जा को कल हम सब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास आप देखना ना भूले, और देखिएगा कितना आसान है सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता लगते रहे कौन सा वीडियो किस टाइम में आने वाला है। चलिए अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।